Our sun is dying. Captain! Grenada! आज हम देखने जा रहे हैं 2007 में रिलीज हुई एक शानदार फिल्म जिसका नाम है सनशाइन। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी काफी यूनिक है। सूरज के बिना धरती कैसी हो सकती है, यही बात इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं सनशाइन फिल्म की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत भविष्य की धरती से होती है। साल था 2057। ये वही समय था जब हमारा सूरज धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी और गर्मी काफी कम हो गई थी। इसलिए अब धरती पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच रही है, जिसके कारण धरती का तापमान भी कम होना शुरू हो गया है। नतीजतन पूरी धरती अब बर्फ की चादर से ढक चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द धरती पर सुबह होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी धरती घने अंधेरे में डूब जाएगी। यहाँ तक कि धरती रहने लायक भी नहीं बचेगी। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने सूरज पर रिसर्च करके पता लगाया कि अगर सूरज के अंदर एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया जाए तो सूरज फिर से अपनी ताकत हासिल कर सकता है, यानी सूरज दोबारा पहले जैसा हो जाएगा और धरती एक नई शक्ल ले लेगी। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने उस निष्क्रिय होते सूरज के अंदर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने का फैसला किया, ताकि बहुत ज्यादा देर होने से पहले वे धरती को विनाश से बचा सकें। और इसी मकसद को लेकर वे अंतरिक्ष के एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। उनके स्पेस शिप का नाम था इकारस। वे अपने स्पेस शिप से सूरज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन स्पेस शिप सूरज तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही वह अंतरिक्ष में कहीं खो गया, यानी उस स्पेस शिप को फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद लगभग 7 साल बीत गए। इसके बाद भी वैज्ञानिकों को उस स्पेस शिप का कोई पता नहीं चला। उधर सूरज की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब धरती तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही थी, यानी धरती धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही थी। इन 7 सालों में वैज्ञानिकों ने कई तरह की रिसर्च की और उन्होंने एक नया स्पेस शिप तैयार किया जिसका नाम था इकारस 2। लेकिन यह स्पेस शिप इकारस 1 जैसा नहीं था, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा एडवांस था। कई तरह की रिसर्च के बाद इस स्पेस शिप को बनाया गया था, यहाँ तक कि इसे सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इसके सामने एक खास तरह की शील्ड लगाई गई थी जो इस स्पेस शिप को सुरक्षित रखेगी। इसके अलावा स्पेस शिप के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन भी मौजूद था जिसमें कई तरह की सब्जियां उगाई जाती थीं। दरअसल इस गार्डन का मुख्य उद्देश्य था स्पेसशिप में मौजूद सभी लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। इसके अलावा अगर किसी वजह से खाने की कमी हो जाए तो वे इस गार्डन की सब्जियां खाकर जिंदा रह सकते थे, यानी यह स्पेसशिप पूरी तरह सुरक्षित था जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लगभग 7 साल बाद धरती के एक्सपर्ट साइंटिस्ट्स इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। इस मिशन के साथ उन्होंने अपने अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। इस मिशन में अलग अलग देशों के इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स ने हिस्सा लिया था, यानी कई देशों से चुनकर इन वैज्ञानिकों को लिया गया था। वे कुल 8 लोगों की एक टीम थे। यहाँ कप्तान की जिम्मेदारी कनाडा के पास थी, जो पूरी टीम और मिशन की देखरेख करता था। इंजीनियर की जिम्मेदारी मेस के पास थी। अगर स्पेसशिप में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो उसे ठीक करना मेस का काम था। नेविगेटर की जिम्मेदारी ट्रे के पास थी। उसका काम स्पेसशिप की पोजीशन पर नजर रखना था, यहाँ तक कि स्पेसशिप कब और कहाँ पहुँचेगा यह जानकारी भी वह पायलट को देता था। फिजिशियन की जिम्मेदारी कैपा के पास थी। उसका काम वहाँ मौजूद सभी लोगों की सेहत का ध्यान रखना था। डॉक्टर की जिम्मेदारी सरली के पास थी। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करना सरली का काम था। बायोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी कोराजन के पास थी। कोराजन वहाँ मौजूद गार्डन की देखरेख करता था, यहाँ तक कि वहाँ सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है या नहीं और सभी को ठीक से खाना मिल रहा है या नहीं, ये देखना भी उसी की जिम्मेदारी थी। फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी हार्वी के पास थी और पायलट की जिम्मेदारी कैसी के पास थी, यानी वही स्पेसशिप को उड़ाता था। ऐसे ही 8 इंटरनेशनल वैज्ञानिक अपने साथ एक न्यूक्लियर बम लेकर सूरज को बचाने के मिशन पर निकल पड़े। इसके बाद लगभग 16 महीने बीत गए। अब भी वे अपने स्पेसशिप में ही मौजूद थे क्योंकि वे अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन देखते ही देखते उनका स्पेसशिप डेंजर जोन में पहुंच गया क्योंकि इस जगह पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होने वाली थी और उसकी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट जाने वाला था। इसी कारण स्पेसशिप में मौजूद सभी 8 लोगों को 24 घंटे का समय
दिया गया और इस दौरान अगर वे चाहें तो धरती पर अपने किसी भी करीबी इंसान के लिए आखिरी संदेश भेज सकते थे, क्योंकि 24 घंटे बाद उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद चाहकर भी वे धरती पर कोई संदेश नहीं भेज पाएंगे। सबसे पहले संदेश भेजने गया फिजिशियन कैपा। उसने कहा, हम धरती को बचाने के मिशन पर जा रहे हैं और हम कभी धरती पर वापस लौट पाएंगे या नहीं ये बात हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कैपा अपने परिवार के बारे में बात करने लगा। वह अपने परिवार के साथ अपनी भावनाएं साझा कर रहा था। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन कैपा की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई थीं। एक समय ऐसा आया जब कैपा की वजह से बाकी लोग अपने प्रियजनों को कोई संदेश नहीं भेज पाए, क्योंकि कैपा पूरे समय अपनी भावनाएं ही बताता रहा। इसलिए वह लगातार बोलता ही जा रहा था और संदेश भेजने का समय अब खत्म हो चुका था। इस बात से बाकी सदस्य कैपा पर बहुत नाराज हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मेस को आया। इसलिए उसने कैपा को मारना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सदस्यों ने मेस को रोक लिया। फिर भी मेस का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ था। दरअसल काफी समय से स्पेसशिप के अंदर रहने की वजह से उसके दिमाग पर एक तरह का मानसिक दबाव बन गया था। इसलिए डॉक्टर सर्ली ने मेस को कुछ समय के लिए स्पेसशिप के ऑक्सीजन रूम में रहने की सलाह दी। मेस तब वहां चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसके मन को काफी शांति मिलती है, क्योंकि वह जगह प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई थी। वहां हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। शांत वातावरण का असर मेस के मन पर पड़ता है और उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी भी धरती पर ही मौजूद हो। इसके बाद मेस कैपा के पास आता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने गुस्से में आकर उसे मारा था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कैपा भी उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सर्ली को देखते हैं, जो स्पेसशिप के एक कमरे में बैठकर सूरज को बहुत करीब से देख रहा था। हालांकि यह सूरज की एक फिल्टर की हुई इमेज थी, जिसे असली तापमान से 2% कम करके कस्टमाइज करके स्पेसशिप के अंदर दिखाया जा रहा था। उनके स्पेसशिप में एक AI कंप्यूटर भी मौजूद था, जो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम करता था। यानी उससे जो भी कहा जाता वह तुरंत स्पेसशिप के अंदर वही काम कर देता था। सर्ली सूरज के असली रूप को देखने के लिए बेताब हो चुका था, इसलिए वह AI कंप्यूटर से कहता है कि फिल्टर इमेज की तीव्रता 4 गुना बढ़ा दी जाए, ताकि वह सूरज की असली खूबसूरती का आनंद ले सके। लेकिन AI कंप्यूटर उसे बताता है कि इतनी ज्यादा रोशनी उसकी आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक होगी, क्योंकि इंसान अपनी खुली आंखों से सिर्फ 2% सूरज की रोशनी ही सहन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर सर्ली पर सूरज को देखने का जुनून इतना ज्यादा हावी था कि उसने स्पेसशिप की फिल्टर इमेज को 4 गुना बढ़ा दिया और सूरज की रोशनी को देखने लगा, ताकि वह उसे करीब से महसूस कर सके और उसका आनंद ले सके। उस रोशनी में सर्ली को एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा था। इसी वजह से वह बार बार वही काम करता था, लेकिन इस काम का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके चेहरे की त्वचा बुरी तरह जल चुकी थी। हालांकि वहां मौजूद बाकी सदस्य यह समझ नहीं पा रहे थे कि सर्ली का चेहरा आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है। इधर उनका स्पेसशिप अब सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह बुध के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ आकर उन्हें इकारस 1 स्पेसशिप का सिग्नल मिलने लगा, जो लगभग 7 साल पहले लापता हो गया था। ये देखकर उन सभी को लगा कि उस स्पेसशिप में मौजूद लोग शायद अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि अगर वहाँ कोई जिंदा न होता तो वहाँ से सिग्नल भी नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक स्पेसशिप के अंदर कोई इंसान 7 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है। अब वे सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनकी बायोलॉजिस्ट कोराजन उनसे कहती है, मुझे लगता है कि इकारस 1 का ऑक्सीजन सेक्शन बच गया होगा, क्योंकि उसी सेक्शन में ऑक्सीजन और खाना तैयार किया जाता है, और अगर खाना और ऑक्सीजन मौजूद हो तो 7 साल तक इंसान का जिंदा रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब वे सभी एक बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपने मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर समय लगाकर इकारस 1 में मौजूद जिंदा लोगों को बचाना चाहिए। तब मेस उन सबसे कहता है, हम यहाँ पूरी धरती को बचाने के मिशन पर आए हैं, इसीलिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अब किसी दूसरे मिशन में उलझ गए तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बात पर सबकी राय अलग अलग थी, इसीलिए उन्होंने मिलकर यह फैसला फिजिशियन कैपा पर छोड़ दिया। इसके बाद कैपा अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इन सभी बातों का हिसाब लगाने लगा। वह काफी देर तक इन बातों पर सोचता रहा और आखिरकार उसने फैसला लिया कि उन्हें इकारस 1 स्पेसशिप पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ
सिर्फ एक ही न्यूक्लियर बम है जिसे उन्हें सूरज के अंदर विस्फोट करना है। लेकिन अगर वे इकारस 1 स्पेसशिप तक पहुंच जाएं, तो वहां कोई इंसान जिंदा न भी मिले, फिर भी उन्हें एक और न्यूक्लियर बम मिल सकता है। एक और न्यूक्लियर बम मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर उनका पहला न्यूक्लियर बम काम न करे तो उनके पास दूसरा मौका भी मौजूद रहेगा। कैपा ने यह पूरी बात सभी को विस्तार से समझाई। इसके बाद सभी लोग कैपा के फैसले से सहमत हो गए। अब वहां जाने की पूरी जिम्मेदारी ट्रे पर आ गई, क्योंकि ट्रे उनकी टीम का नेविगेटर था और अब वही इकारस 1 तक पहुंचने का रास्ता तय करेगा। इसलिए ट्रे ने अपना काम शुरू कर दिया। वह स्पेसशिप का रूट कैलकुलेट करने लगा। इसके बाद ट्रे द्वारा तय किए गए रास्ते पर ही स्पेसशिप को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन ज्यादा तनाव और दबाव की वजह से ट्रे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गणना करना भूल गया, और वह यह थी कि जिस रास्ते से उनका स्पेसशिप जा रहा है उस रास्ते में सूरज की रोशनी और तापमान कितना होगा। वह इसी बात का हिसाब लगाना भूल गया था। इसलिए कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सूरज की तेज रोशनी और भीषण गर्मी स्पेसशिप पर पड़ने लगी, जिसे स्पेसशिप की प्रोटेक्शन शील्ड सहन नहीं कर पाई। नतीजतन शील्ड की पहली 4 परतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके बाद स्पेसशिप में एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं। तब कप्तान, कनाडा और कैपा शील्ड को ठीक करने के लिए स्पेसशिप से बाहर निकल गए, जबकि स्पेसशिप के अंदर से कैसी उन्हें दिशा निर्देश दे रहा था। दरअसल वे प्रोटेक्शन शील्ड को उल्टी दिशा में घुमाना चाहते थे ताकि उस पर छाया पड़ सके और उसे आगे कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा वे उसी छाया का इस्तेमाल करके पैनल के ऊपर से शील्ड तक पहुंचने वाले थे और शील्ड की क्षतिग्रस्त चारों परतों की मरम्मत करने वाले थे। इसलिए उनकी योजना के अनुसार स्पेसशिप की दिशा बदल दी गई, लेकिन इससे एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई। दरअसल उनके स्पेसशिप में एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ था। स्पेसशिप की दिशा बदलने की वजह से वह टावर जोरदार टक्कर का शिकार हो गया और उसी समय पूरी तरह नष्ट हो गया। उधर सूरज की परावर्तित रोशनी और गर्मी स्पेसशिप के एक हिस्से में प्रवेश करने लगी। स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई जब यह रोशनी और तापमान स्पेसशिप के ऑक्सीजन रूम में घुस गई, क्योंकि गर्मी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वहां आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा ऑक्सीजन गार्डन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि आग चारों तरफ फैलने लगी। तब उन्होंने स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारी ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी ताकि आग पूरे स्पेसशिप में न फैल सके। चूंकि उनके स्पेसशिप में एक एआई कंप्यूटर मौजूद था, इसलिए एआई कंप्यूटर समझ गया कि स्पेसशिप अब डेंजर जोन में पहुंच चुका है। इसलिए उसने तुरंत स्पेसशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसकी वजह से स्पेसशिप अपने असली मिशन की दिशा में वापस मुड़ने लगा ताकि उसे और कोई नुकसान न हो। यानी अब स्पेसशिप इंसानों के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कनाडो और कैपा अभी भी बाहर ही मौजूद थे, जो स्पेसशिप के पैनल को ठीक कर रहे थे। और अब जब स्पेसशिप दोबारा घूम रहा था तो कनाडो और कैपा बहुत जल्द सूरज की भयंकर रोशनी और गर्मी के संपर्क में आने वाले थे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। वहां वे दोनों अपना संतुलन खोने लगे थे। इधर कप्तान कनाडो शील्ड को ठीक करते करते पैनल के बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच चुका था, लेकिन कैपा किसी तरह वापस स्पेसशिप के अंदर आ गया। अब स्पेसशिप के बाहर सिर्फ कनाडो रह गया था, इसलिए कनाडो को बचाना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले स्पेसशिप को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना था। तब पायलट कैसी इंजीनियर मेस से कहता है कि किसी भी तरह स्पेसशिप का कंट्रोल वापस हासिल करो। दरअसल स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक खास कोड की जरूरत थी, जिसे सिर्फ इंजीनियर मेस ही जानता था। लेकिन मेस वह कोड बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए एक इंसान की जान से ज्यादा उनका मिशन महत्वपूर्ण था। इसलिए वह भी चाहता था कि स्पेसशिप सीधे अपने मिशन की ओर बढ़ता रहे। लेकिन कैसी ने उसे बहुत समझाया और आखिरकार उसे मना लिया। हालांकि मेस पहले तो मान गया, लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदल लिया। इस वजह से बाकी सभी लोग मेस को गलत समझने लगे। लेकिन मेस यहाँ कप्तान कनाडो से कहता है, हम यहाँ पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के मिशन पर आए हैं और यहाँ आते समय हम अपनी जिंदगी की परवाह भी छोड़ चुके हैं। इसलिए हम मौत से नहीं डरते। अब अगर हम तुम्हें बचाने की कोशिश करें तो पूरा स्पेसशिप जल सकता है और ऐसी हालत में शायद हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना मिशन पूरा कर पाते तो मरने का भी कोई अफसोस नहीं होता। अब अगर तुम अपनी जान की बाजी लगा दो तो हम सभी बच सकते हैं और अपने सपनों के मिशन को भी पूरा कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के लोग बच जाएंगे। अब फैसला तुम्हारा है। तब कप्तान कनाडो समझ जाता है कि उनके लिए सबसे कीमती चीज उनका मिशन है और अगर उसकी एक जान के बदले पूरी दुनिया बच सकती है तो वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। इसके बाद कनाडो मेस से कहता है कि स्पेसशिप को उसके असली मिशन की दिशा में आगे बढ़ा दो। मेस भी वही करता है और देखते ही देखते कनाडो सूरज की जलती हुई आग की लपटों में खो जाता है, यानी वहीं उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सभी को उसका बहुत दुख होता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मरने से पहले कनाडो स्पेसशिप की प्रोटेक्शन शील्ड को ठीक कर चुका था, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं।
अब उनके पास बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बची थी। यहाँ तक कि उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था, क्योंकि उनका पूरा ऑक्सीजन गार्डन नष्ट हो चुका था। इसलिए वे वहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते थे। इस वजह से सभी लोग बहुत चिंता में पड़ गए। इधर नेविगेटर ट्रे इन सब घटनाओं के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि अगर उस दिन वह सूरज की रोशनी और तापमान का सही हिसाब लगाता तो यह सब कभी नहीं होता। इसी वजह से वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इसलिए उस दिन सभी ने मिलकर उसे नींद की दवा दी और उसे सुला दिया। इसके बाद सभी ने फैसला किया कि वे एक बार फिर इकारस वन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ शायद उन्हें खाना और ऑक्सीजन मिल सकता है। अगर वे वहाँ नहीं गए तो ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाएंगे। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ट्रे ने इस बार सूरज की रोशनी और तापमान का बहुत सावधानी से हिसाब लगाया। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने स्पेसशिप को एक सुरक्षित रास्ते से इकारस वन के पास पहुंचा दिया। फिर उन्होंने अपने स्पेसशिप को इकारस वन से जोड़ दिया। इसके बाद मेस, हार्वी, कैपा और सर्ली इकारस वन स्पेसशिप के अंदर दाखिल हुए। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था, यहाँ तक कि पूरा स्पेसशिप धूल और गंदगी से भर चुका था। वे धीरे धीरे स्पेसशिप के अंदर आगे बढ़ने लगे। तभी हार्वी ने देखा कि यहाँ का ऑक्सीजन गार्डन अभी भी सुरक्षित है। उसने तुरंत कैसी और बाकी सभी लोगों को यह बात बता दी। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। इधर डॉक्टर सर्ली एक अलग कमरे में पहुंचता है और वहां उसे 3 वैज्ञानिक दिखाई देते हैं जो 7 साल पहले ही मर चुके थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वे सूरज की भयंकर गर्मी में जलकर मरे थे। शायद उनकी प्रोटेक्शन शील्ड नष्ट हो गई थी। वे चारों इकारस वन को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां एक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से उनका स्पेसशिप इकारस वन से अलग होकर दूर जाने लगा। ये देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए। तब कैसी ने उन चारों से कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपने स्पेसशिप में वापस लौट आए, लेकिन तब तक उनका स्पेसशिप काफी दूर जा चुका था। अब इकारस वन से अपने स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए स्पेस सूट की जरूरत थी, क्योंकि स्पेस सूट के बिना अगर वे बाहर निकलते तो सभी अंतरिक्ष में बह जाते। लेकिन इकारस वन में सिर्फ एक ही स्पेस सूट मौजूद था। तब सबने मिलकर फैसला किया कि यह स्पेस सूट कैपा को दिया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम के बारे में कैपा ही सबसे अच्छी तरह जानता था और उनके बीच सबसे बहादुर भी कैपा ही था। इसलिए सभी को भरोसा था कि अगर वे खुद मर भी जाएं तो भी कैपा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वही सूरज के अंदर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर सकता था। इसी वजह से उन्होंने कैपा को स्पेस सूट पहनने दिया। इधर मेस और हार्वी को वहाँ कुछ फॉइल पेपर मिलते हैं, तो वे दोनों अपने अपने शरीर को उस फॉइल पेपर से लपेट लेते हैं, जो कुछ हद तक स्पेस सूट जैसा काम कर सकता था। लेकिन डॉक्टर सर्ली वहीं रुक जाता है, क्योंकि हार्वी और मेस को वहाँ से बाहर निकालने के लिए नीचे से किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए सर्ली ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसके बाद मेस और सर्ली कैपा को मजबूती से पकड़ते हैं और सर्ली पीछे से उन तीनों को ऊपर धक्का देता है। फिर वे सभी अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। मेस और कैपा किसी तरह अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कैपा के हाथ से हार्वी का हाथ छूट गया था और वह अंतरिक्ष में बह गया। अत्यधिक ठंड की वजह से वह कुछ ही समय में मर गया। इधर डॉक्टर सर्ली इकारस वन के ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा था और जैसे ही इकारस 2 की प्रोटेक्शन शील्ड वहां से हटती है, तभी सूरज की भयानक गर्मी वहां अंदर घुस जाती है। अत्यधिक रोशनी और तापमान की वजह से सर्ली की भी वहीं मौत हो जाती है। अब केवल 5 लोग ही जीवित बचे थे, लेकिन कोराजन उन्हें बताता है कि उनके स्पेसशिप में सिर्फ 4 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बची है, और वह भी बहुत कम समय के लिए ही। लेकिन उन्हें तो सूरज तक पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए उनमें से एक को मरना पड़ेगा। इसके बाद वे चारों एक हो जाते हैं और ट्रे को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि ट्रे की गलती की वजह से उनका ऑक्सीजन गार्डन नष्ट हो गया था। वे जब ट्रे को मारने जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रे पहले ही आत्महत्या कर चुका है। इधर उनका स्पेसशिप सूरज के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। तब कैपा समझ जाता है कि अब तैयारी का समय आ गया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में उसे सूरज के अंदर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करना है। इसलिए वह न्यूक्लियर बम वाले कमरे में बैठकर अलग अलग चीजों की गणना कर रहा था, ताकि वह अपने मिशन में सफल हो सके। उधर स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से एक एक करके सभी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। लेकिन कैपा अभी भी जिंदा था, क्योंकि वह जिस कमरे में था वह अपेक्षाकृत काफी बड़ा था, इसलिए वहां ऑक्सीजन की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे स्पेसशिप सूरज के और करीब पहुंच रहा था, ये साफ नहीं था कि यह ऑक्सीजन कब तक बचेगी। लेकिन देखते ही देखते स्पेसशिप सूरज के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और कैपा भी अपने बम के साथ तैयार हो जाता है। वह किसी भी तरह धरती को बचाना चाहता था। इसके बाद वह सूरज की सतह के सामने दौड़ता है और किसी तरह वह बम को सूरज के अंदर डाल देता है। जैसे ही वह बम सूरज की अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आता है, वह तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सूरज की रोशनी और गर्मी चारों तरफ फैल जाती है। कैपा आखिरी बार सूरज को देखता है और फिर सूरज की जलती हुई लपटों में खो जाता है। लेकिन कैपा को कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी।
क्योंकि भले ही उसकी जान चली गई हो, लेकिन वह जानता था कि उसकी वजह से पृथ्वी के लोग बच जाएंगे। यही सोचकर उसके मन को शांति मिलती है। वहीं कैपा की मौत हो जाती है, लेकिन कैपा ने इस खतरनाक मिशन को सफल बना दिया होता है। अगले दृश्य में हम पृथ्वी को देखते हैं, जहां कैपा की बहन लिली कैपा द्वारा भेजा गया आखिरी संदेश देख रही होती है। लिली को अब तक अपने इकलौते भाई की कोई खबर नहीं मिली होती। उसे यह भी नहीं पता होता कि उसका भाई और उसके साथी इस खतरनाक मिशन में सफल हुए हैं या नहीं। ठीक उसी समय आसमान में कई सालों बाद सूरज दिखाई देता है और सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाती हैं। लिली इसे देखकर समझ जाती है कि उसका भाई और उसके साथी अपने इस खतरनाक मिशन में सफल हो गए हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पृथ्वी को एक नई जिंदगी दी है और इंसानों के मन में जीने की एक नई उम्मीद जगा दी है। इन 8 अंतरिक्ष यात्रियों ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।